नमस्कार दोस्तों। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन गोदी एंकर्स की एक दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इस लिस्ट में वो नाम शामिल होंगे जो नाम पहली लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे। आपको पता होगा कि पहली लिस्ट जो आई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसमें 14 गोदी एंकर्स का नाम था और फैसला यह लिया गया कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टीज अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को उन 14 गोदी एंकर्स के शोज और कार्यक्रम में नहीं भेजेगी। जब यह लिस्ट आई तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर तैरने लगी। एक प्रतिक्रिया थी गोदी एंकर्स और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये गोदी एंकर्स भारतीय जनता पार्टी की गोद में ही खेल रहे थे। और दूसरी प्रतिक्रिया थी आम जनमानस की, कॉमन ऑडियंस की, कॉमन लोगों की। बीजेपी की और गोदी एंकर्स की जो प्रतिक्रिया थी वो प्रेस फ्रीडम का हवाला दे रही थी। जिस प्रेस फ्रीडम का फन उन्होंने खूब कुचला, जिस प्रेस के फ्रीडम को उन्होंने खूब दबाया, इस हद तक दबाया कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों को जेल में ठूंस दिया गया, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को नौकरियों से निकाल दिया गया। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन ने यह फैसला किया कि नफरती और हिंसक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, तो ये प्रेस फ्रीडम का रोना रोने लगे। वैसे आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश 162वें नंबर पर है। यह तो थी पहली तरह की प्रतिक्रिया। दूसरी प्रतिक्रिया क्या थी? दूसरी प्रतिक्रिया यह थी कि भैया 14 नाम तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नाम छूट गए हैं जो जरूरी हैं इस लिस्ट में होते। यह आम जनमानस की प्रतिक्रिया थी। वो कौन से नाम थे जो आम लोग चाहते थे कि हो इस लिस्ट में? तो सबसे पहला नाम जो तैर रहा था वो अंजना ओम कश्यप का था। एक नाम जो प्रीडोमिनेंटली आ रहा था वो दीपक चौरसिया का, एक आपकी अदालत वाले रजत शर्मा साहब का। कुछ लोग श्वेता का नाम ले रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे भाई प्रदीप भंडारी भी बहुत नफरत फैलाता है, कुछ लोग सुरेश चौहान के तक का नाम ले रहे थे। हालांकि मेरा यह मानना है कि प्रदीप भंडारी और सुरेश चौहान के जैसे जो लोग हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट लोग हैं। दरअसल उन्हें पत्तलकार गैंग जो है ना वो भी पत्रकार नहीं मानता, तो हम कैसे मान लें? और अब सुरेश चौहान के खासतौर पर कार्यक्रम देखेंगे तो दिखेगा कि वो व्यक्ति किसी मानसिक बीमार व्यक्ति के तरीके से कार्य करता है। उसका जो पूरा कार्यक्षेत्र है वो दरअसल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है और उसके लिए वो कुछ भी कह सकता है। मतलब उसको खाना दिखेगा तो खाने में जिहाद ढूंढने लगते हैं। वो उनको जो दिखता है उसी में उनको जिहाद दिखने लगती है। तो सुरेश चौहान के जो हैं वो तो इनसिग्निफिकेंट आदमी है, लेकिन ये बात तय है कि नफरती हैं, हिंसक हैं और समाज को तोड़ने में काबिल दिखते हैं। एक नाम अंजना ओम कश्यप का आया और जैसे ये नाम आया या लिस्ट आई उससे कुछ दिनों पहले ही अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पत्रकारिता को इस स्तर तक गिरा दिया कि वो झुकते झुकते रेंगने लगे। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने अंजना के खूब मजे लिए। उन्होंने कहा भाई ये बात तो आपके लिए ठीक है, झुकते झुकते रेंगने तो आप लगी। एक और वीडियो वायरल हुआ था अंजना ओम कश्यप का जिसमें उन्होंने गलती से अपना नाम अंजना ओम मोदी और उसके बाद उसको करेक्ट करके अंजना ओम कश्यप बोला था। बहरहाल अंजना ओम कश्यप के जब हम शोज को देखते हैं कि किस तरीके के कार्यक्रम अंजना ओम कश्यप करती हैं तो दिखता है कि उनके मन में मोदी प्रेम गहरे घुसा हुआ है। उनकी पूरी पत्रकारिता मोदीमय है और मोदी का महिमा मंडन और विपक्ष को बिल्कुल आड़े हाथों लेना यह उनका मुख्य काम है। कुछ एक थंबनेल्स आप देखिए। इंडिया वाले भारत से परेशान। यहां इंडिया हो गया इंडिया गठबंधन और भारत भारत देश। मतलब यह कहना चाहती हैं कि जो पार्टियां शामिल हैं वो देश से परेशान हैं। किस तरीके का बेहुदा यह हेडलाइन है, किस तरीके का बेहुदा यह थंबनेल है, आप समझ सकते हैं। एक जो थंबनेल है इनके शो का वो है गठबंधन में गांठ, एनडीए को कैसे देंगे मात। मतलब फिर से विपक्ष पे सवाल है कि भैया कैसे दोगे, कैसे दोगे, कैसे दो? अरे चुनाव तो होने दीजिए, है ना? आप क्यों माहौल बनाने में लग रही हैं? एक है नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और लिखा है वो सिकंदर ही कहलाता है, गजब। एक है इंडिया इंडिया जपना, पीएम हो अपना। यहां भी जो इंडिया है वो इंडिया गठबंधन से उसका ताल्लुक है और इसमें भी विपक्ष जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उसको इन्होंने आड़े हाथों लिया है। तो ये अंजना ओम कश्यप का दरअसल काम है मोदीमय पत्रकारिता में मोदी जी का महिमा मंडन और विपक्ष में शामिल तमाम पार्टीज को आड़े हाथों लेना।
ये अंजना ओम कश्यप का मुख्य कार्यक्षेत्र है। इसके अलावा जनता के मुद्दे उन्होंने कितने उठाए, ये इसी बात से साबित हो जाता है कि जब वो जमीन पे जाती हैं तो लोग कहते हैं गोदी मीडिया गो बैक। अंजना ओम कश्यप का नाम बहिष्कार लिस्ट में हो सकता है, लेकिन यह बात जरूर है कि बीच बीच में अंजना ओम कश्यप थोड़ा सा शायद इमेज मेकओवर के लिए या बैलेंस बनाने के लिए, हालांकि बना नहीं पाती हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी कुछ तीखे तीखे सवाल पूछ लेती हैं। एक दूसरा नाम जो बड़ा दिलचस्प और बड़ा जरूरी मुझे लगता है वो दीपक चौरसिया का नाम है। दरअसल पिछले 1-2 सालों में अगर आप याद करें तो दीपक चौरसिया को पेन किलर चौरसिया भी कहा जाने लगा, जब उन पर यह आरोप लगे कि वो शराब पीकर स्टूडियो में चले गए और शराब पीकर स्टूडियो में जाकर उन्होंने कार्यक्रम किया। अब ये चौरसिया साहब कौन है? इराक युद्ध से फेमस हुए, शानदार रिपोर्टिंग की उन्होंने इराक युद्ध में, लेकिन उसके बाद धीरे 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 अवमूल्यन होता रहा उनकी पत्रकारिता का, और 2014 के बाद ये चरणों में लेट गए। मतलब दीपक चौरसिया चरणार्थी गैंग के सरगनाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि चैनल बदलते बदलते रहे लगातार, इस कारण से थोड़ी बहुत दिक्कत रही और उस गैंग में भी पीछे के नंबर पर रह गए। लेकिन दीपक साहब जो हैं वो भी विपक्ष पे बड़ा हमला करते हैं, चाहे कुछ मसला हो चाहे ना हो, उनका तय होता है कि भाई विपक्ष पे हमला करना। दूसरी एक और चीज तय होती है, दीपक साहब अपने कार्यक्रमों में कुछ मौलानाओं को बुलाते हैं, ये मौलाना फिक्स होते हैं, उन मौलानाओं को बुलाते हैं, उन मौलानाओं से कुछ धार्मिक बात बुलवाते हैं और फिर उन पर जोरदार तरीके से हमलावर हो जाते हैं। इनके थंबनेल्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं। बहरहाल एक और थंबनेल देखें, मौलाना मैं दिल्ली में हूं, बताओ कहां आना है। क्या ये एक पत्रकार की भाषा हो सकती है? मुझे विश्वास है दीपक एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कभी रिपोर्टिंग की है, वो खुद भी इस बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन क्या है कि शरीर में एक हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, जब उसमें परेशानी आती है, जब वो कमजोर हो जाती है, जब वो टूट जाती है ना, तो इंसान जिस बात से इत्तेफाक नहीं भी रखता होगा वो बात भी धड़ल्ले से करता है। एक और थंबनेल देखिए, हिंदू से मुसलमान कब बने? मतलब इनकी जो पूरी पत्रकारिता है ये हिंदू मुसलमान, और उसमें भी इनका लाइन बड़ा क्लियर है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से कमतर दिखाया जाए, उनको जलील किया जाए, और इसके लिए इनके कार्यक्रमों में पेड जो गेस्ट है ना वो आते रहते हैं। तो ये है दीपक चौरसिया साहब का कार्यक्षेत्र। सुरेश चौहान के बारे में हमने बातचीत की ही कि सुरेश चौहान के को तो कुछ भी आप ले आइए, उसमें वो मुसलमान घुसा देते हैं, उसमें वो जिहाद घुसा देते हैं। इनको जो पत्तलकार गैंग है वो भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन ये हिंसक व्यक्ति है, नफरती व्यक्ति है और सक्षम है समाज को, देश को तोड़ने में। रजत शर्मा का नाम हमने लिया, आज की बात रजत शर्मा के साथ ये चलाते हैं, बड़े आराम आराम से धीरे धीरे बोलते हैं, ठहराव के साथ। इस ठहराव से अंदेशा यह होता है कि भाई विद्वान आदमी है, उस तरीके का परसेप्शन गढ़ लेते हैं, लेकिन उस विद्वत्ता की आड़ में या उस ठहराव की आड़ में ये साहब भी वही करते हैं जो गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार, तमाम एंकर्स करते हैं, यानी कि मोदी का महिमा मंडन और विपक्ष से लगातार सवाल। मैं बीते 2 वीडियो से जिस बारे में बातचीत कर रहा था वही बातचीत यहां पर कंटिन्यू करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, एक बार फिर से रिट्रेट करना चाहूंगा कि पत्रकारिता का जो काम होता है वो जनता के साथ खड़े होना होता है। डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर्स, जो सबसे मेजर स्टेक होल्डर होता है वो होता है वोटर, और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करना होता है पत्रकारों को। जो चुनते हैं उनकी आवाज बनना होता है, और जो चुने जाते हैं उनसे सवाल पूछना होता है। लेकिन चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे रजत शर्मा हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, सुरेश चौहान के हो, प्रदीप भंडारी हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति कभी भी जनता की आवाज नहीं बना, तो इन्हें पत्रकार कहे जाने का तुक ही नहीं बनता। इसीलिए जो पहले 14 नाम आए थे ना, वो लिस्ट आने के बाद जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, इसलिए हमारा बहिष्कार किया गया। अरे भाई, आपका बहिष्कार किसने किया है? सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं किया है, विपक्ष ने किया है। विपक्ष का काम भी जनता की बात को उठाना होता है, सरकार से सवाल पूछना होता है।
आपका काम भी सरकार से सवाल पूछना है। सरकार से कितने सवाल आपने पूछे? कब आपने महंगाई पर शो किया और उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा किया? आप तो बिल्कुल जो है दलील देने लगते हैं कि महंगाई है तो यह भी जायज है। आप तो दलील देने लगते हैं कि अगर हिंसा हुई तो यह भी जायज है, इसमें मुसलमानों की गलती है। आप तो दलील देने लगते हैं कि अगर कोरोना में लोग मरे, कोरोना में जाने गई, तो इसमें भी सरकार का कोई दोष नहीं है। तो ये जो कुछ नाम हमने इस शो में बताए हैं, ये नाम भी पिछले 14 नामों की तरह सरकार का महिमा मंडन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ खास तौर पे आकृष्ट दिखते हैं। पत्रकारिता से कोई लेना देना है नहीं। तो संभवतः अगर दूसरी लिस्ट आती है तो उसमें इन तमाम लोगों का नाम शामिल हो सकता है। एक बात फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हालांकि मैं बॉयकॉट कल्चर का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इन तमाम लोगों के शो में ना जाने का फैसला कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोग अपने शो से नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इनके शो या इनके कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब है उस एजेंडा का हिस्सा बनना, और नफरत, हिंसा और घृणा के एजेंडे का हिस्सा किसी को नहीं बनना चाहिए, ना राजनीतिक पार्टीज को और ना ही आम जनमानस को। इसीलिए दरख्वास्त आपसे भी कि टीवी मीडिया ने आपका, हमारा, इस लोकतंत्र का बहुत नुकसान कर दिया है। अब और नुकसान होने से बचाएं। देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। लोकतंत्र हम सब के लिए है। तो इस लोकतंत्र के रक्षा की जिम्मेदारी, इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जो अकाउंटेबल है उनको बताएं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया।